अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम कपास की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर एक एलिमेंट है इम्पॉर्टेंट, चुनाई का, उसे देखेंगे कि हम जो चुनाई रिवायती अंदाज से सदियों से जिस तरह चुनाई हो रही है वैसे ही हमारे यहाँ हो रही है, दुनिया कैसी चुनाई कर रही है, और फिर हमारे पास पिकिंग मशीन्स क्यों नहीं है, और फिर जो हम जो चुनाई जो हमारे यहाँ जो तरीक़ाकार राइज है उसका काफ़ी सारा बोझ भी पड़ता है काश्तकार पर, तो वो इन कीमतों के साथ उस बोझ को मैनेज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। फिर एक और एलिमेंट कंटेमिनेशन का आ जाता है कि उसमें सांगली शामिल होती है या मट्टी पर रखी होती है कपास, और वो जो चुनाई करने वाली ख़वातीन हैं वो उसकी जो कंटेमिनेशन के एलिमेंट को किस हद तक कम कर पाती हैं, ये भी देखेंगे। उसका कंसर्न है महकमा जो ज़राअत है उसका कि जिनिंग के हवाले से जब पुटी पहुंचती है तो वो कंटेमिनेशन से पाक नहीं होती। फिर टेक्सटाइल मिल्स के भी इश्यूज़ हैं कि वो कहते हैं कि उसकी स्टैंडर्ड जो है वो मुतासर होता है। इसके साथ साथ अब कपास की क्या सूरत हाल है, कपास का रेट क्या है, और जो हमारी मौसमी काश्त है वो कहाँ तक पहुँची हुई है, वो पिकिंग कैसी हो रही है, अच्छी पैदावार आ रही है, कमज़ोर है, क्या सूरत हाल है, और इसके असरात जो है आइंदा फसल पर क्या मुरतब होंगे, ये हमारे आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब। आप बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, तहकीक करते हैं। उनसे जानेंगे कि कपास के हवाले से उनकी क्या राय है। दूसरे मेहमान जुनैद अहमद ख़ान डाहा साहब सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं और तहकीक करते हैं कपास पर, कपास ही उनका मौजू है, उनसे भी जानेंगे। और तीसरे मेहमान ताहिर हुसैन ख़ान मलेज़ई साहब, साबिक़ पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और ख़ास तौर पे काश्त करते हैं कपास को, उनसे भी जानेंगे कि उनकी राय क्या है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। ये बताइएगा कि इतलात क्या हैं डॉक्टर साहब इस वक्त जो हमारी मौसमी काश्त है उसकी, कि वो फसल कैसी खड़ी है और पैदावार कैसी आ रही है? शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया, बहुत ही अहम मौजू के ऊपर आपने हमें बुलाया और बात करने का मौका दिया। आजकल फसल जो है, कॉटन की फसल जो है पिकिंग पे पहुंच चुकी है, और जो हमारी मौसमी काश्त है और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आए हैं मौसमी हालात की वजह से। आपको पता है कि मौसम जो है बड़ा चेंज रहा है इस दफ़ा ना, और पहले शुरू में हीट वेव आ गई, जर्मिनेशन का प्रॉब्लम हुआ, फिर उसके बाद जब वो फ्लावरिंग पे पहुंची और फिर उसके बाद बारिशें शुरू हो गई, उस पर मौसमी तगय्युर ने काफ़ी इस दफ़ा कॉटन को क्या है सूरत हाल, ताज़ा सूरत हाल? इस वक्त ये है कि अब पिकिंग पे पहुंच चुकी है, लेकिन यील्ड जो है, जो हमारे तगय्युरात हैं, तब्दीलियां हैं मौसम में, उस वजह से यील्ड कम आ रही है क्योंकि जितनी भी पिकिंग हुई है अभी तक 2-3, उसमें यह है कि हमारी यील्ड जो है, हमारी पैदावार जो है वो कम है इस वजह से। जुनैद साहब को ज़रा शामिल करते हैं। जुनैद साहब, ये तो बड़ा आसान रास्ता है ना जी तहकीकाती इदारों के लिए कि भाई जो भी है वो मौसम के खाते में डालो और बरील ज़िम्मा हो जाओ। ऐसे अगर मामलात इसी तरह हम, मतलब मैं सिर्फ ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये वे तो ईजी है ना, इसका रास्ता भी आपने तलाश करके हमें देना ना जी। अगर ये मौसमी तगय्युर है, इतना तगय्युर है, तो आपने इसका हल हमें सजेस्ट करना है, क्या करना है। काश्तकार तो बड़ा बेबस हुआ है सारी सूरत। जी बुखारी साहब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपने इनवाइट किया। इसमें यह है बुखारी साहब कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि हम 15 जून से 15 जुलाई का जो दरमियानी फासला है, हीट स्ट्रोक से गुजरे हैं, तो फ्रूट शेडिंग काफ़ी हुई है। मौजूदा सूरत हाल में कॉटन के ऊपर फ्रूटिंग बहुत अच्छी है, और उसमें 2-3 इश्यूज़ आ रहे हैं। एक आ रहा है कि गुलाबी सुंडी का, जो कि पिछले सालों की बनिस्बत कम है, और ये महकमे की और CCRI की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेकंड स्टेप पे जो आ रहा है वो आ रहा है कि वाइट फ्लाई का इशू, जो कि अब टेम्परेचर के साथ साथ वो भी अब तकरीबन बेहतरी की तरफ है। ठीक है। तो थर्ड इशू जो इस वक्त कॉटन को थ्रेट होता है वो होता है इस स्टेज पे आके डस्टी कॉटन बग का। एक तो पिकिंग हम टाइमली करवाएं ताकि कम से कम इफेक्ट हो हमारा सीड। इस दफ़ा फ्लावरिंग लेट हुई है, फ्रूटिंग भी लेट हुई है। उसकी वजह ये है बुखारी साहब कि 15 जून से 15 जुलाई के दरमियान जो टेम्परेचर रेज हुआ है वो हीट स्ट्रेस की वजह से, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बहुत कम वैरायटी है, जिस तरह हमारी साइटो 547 है उस पर शेडिंग कम हुई है एज़ कम्पेयर टू अदर वैरायटीज़। तो तकरीबन आलमोस्ट तमाम वैरायटीज़ पे फ्रूट शेडिंग हुई है, जिसकी वजह से कि गैप आ गया है 2 से 2.5 फुट का निचली साइड से। अब जब
टेम्परेचर बेहतर हुआ है और कुछ क्रॉप ग्रोथ की तरफ आई है, तो फ्रूटिंग बहुत अच्छी है। तो उसमें इस वक्त जो मेरी रिकमेंडेशन भी ये होगी इस सूरत हाल में कि पिकिंग टाइमली कराई जाए, और अगर कोई पैराकाट का स्प्रे कर रहा है डिफोलिएशन के लिए तो काइंडली उसको वो प्रोडक्ट दिया जाए जिससे पत्ते ना के कपास के ऊपर चिपक जाएं बल्कि नीचे गिर जाएं। और सेकंड में एक और तजवीज़ दूंगा कि काइंडली 1 to 2 स्प्रेज पिंक बॉलवर्म के लिए ज़रूर करें। मैं असल में आपको रोक इसलिए रहा था कि इस पर मैं ज़रा थोड़ी सी डिटेल से बात करना चाहता हूँ, ज़रा ताज़ा सूरत हाल जान लें ताहिर मलिक साहब से, क्योंकि काश्तकार हैं तो इनसे बेहतर तो शायद ही कोई जानता हो। क्या सूरत हाल क्या है जी? हम तो बड़े हौसला अफजा बातें कर रहे थे पिछले हफ्ता 15-20 दिन पहले कि इस दफ़ा फ्रूटिंग लेट हुई है तो उसके रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। क्या अब ताज़ा सूरत हाल क्या है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। कॉटन के हवाले से सूरत हाल ये है कि क्लाइमेट ने हमेशा इफ़ेक्ट किया है कॉटन को। ठीक है, पिछले कई सालों से तो काफ़ी इफ़ेक्ट किया है, हो रहे हैं। लेकिन इस साल मैं समझता हूँ कि क्लाइमेट ने जहाँ इफ़ेक्ट किया है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पहुँचाया है। अच्छा। जो बाद की फ्रूटिंग है वो बहुत ज़्यादा है। अगर 50% शेडिंग हुई है तो 100 बॉल्स और लग गए हैं। अच्छा, लेकिन इसमें सिर्फ अगर प्रॉब्लम है जो मैं समझता हूँ तो वो है हमारे सीड का, उसका पोटेंशियल नहीं है। पहले ये हुआ करता था कि हम आज से कोई 18-20 साल पहले 200 रुपये एक चोनी को या एक पिकर को देते थे 40 किलो चुनने के। अभी हम 1000 रुपये दे रहे हैं, उस वक्त वो 55 किलो 60 किलो एक दिन में पिक करती थी। आजकल वो 12, 17, 18 किलो से ऊपर ही नहीं जा रही। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वेट नहीं है कॉटन का। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 18 मन उतरनी चाहिए, ये वाली पिक जब वजन करते हैं तो वो 4-5 मन पे होती है। अब ना काश्तकार का घर पूरा हो रहा है, ना चुनने वालों का पूरा हो रहा है। अब कोई ये जो पहलू है चुनाई का, इस पे हम स्पेशली बात करेंगे आज जी। और ख़ास तौर पे ये अभी कि अब कपास के साथ हमने क्या करना है, एहतियातें क्या करनी है, उस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा फसल की सूरत हाल है वो ज़रा हमें उससे आगाह करें कि वो क्या है। डॉक्टर साहब अभी डार साहब ने भी फरमाया और मेरे भाई डॉक्टर साहब ने भी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तकरीबन 99% जो क्रॉप है वो टर्मिनेट कर गई है। अच्छा, उस पर कोई फ्लावरिंग नहीं है। अब अगर कोई फ्लावर है भी सही तो उससे हम जो उसे फफोड़ कहते हैं उस पर फ्लावरिंग है जो कभी भी अगले 2 माह में भी मैच्योर नहीं होगा। अच्छा, अभी मैं नहीं समझता कि किसी भी केमिकल एप्लीकेशन की ज़रूरत है कॉटन के ऊपर। सिर्फ कॉटन को अगर तवज्जो चाहिए तो मैक्सिमम एक पानी और चाहिए, जो कि अभी छोटा टिंडा खड़ा है, जो अभी फुल जिसने अभी वेट नहीं लिया या ग्रोथ नहीं की, उसे एक पानी चाहिए। इसके अलावा केमिकल एप्लीकेशन और कुछ नहीं है। हाँ, अगर तवज्जो हमने देनी है इस मुल्क के मफाद के लिए तो हमें पिकिंग के ऊपर देनी पड़ेगी, क्योंकि किसी ज़माने में इस पट्टे के अंदर ये जो आप बात बता रहे हैं, पिकिंग पे बात करते हैं, ये जो आप बात बता रहे हैं कि इस वक्त केमिकल की ज़रूरत नहीं है और मज़ीद जो है वो फ्रूट की कोई तवक्को नहीं है उसमें ना, जो ज़्यादा वसाइल ज़ाय नहीं करने चाहिए। तो इसको अगर हम सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखें तो अगर जो एक्सपेक्टेड फसल नज़र आ रही है, पैदावार नज़र आ रही है, वो हौसला अफजा है पिछले साल की निस्बत या मायूस? डॉक्टर साहब बड़ी मायूस कुन है। अच्छा, अगर आप सांगलियाँ देखें पर प्लांट तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक एक पौधे के ऊपर 45 जो सांगलियाँ हैं वो खड़ी हैं। इसका मतलब है वहाँ से कॉटन पिक हो गई है। लेकिन जब आप कैलकुलेट करते हैं तो हार्डली 8-10 मन से ऊपर नहीं जा रही है एवरेज। अच्छा, मैं दोबारा आऊँगा कि इसमें सीड का मसला है, इस पे बात करते हैं जी, फिर में। हम आगे चलते हैं। ये डॉक्टर साहब बताइएगा कि सीड की सूरत हाल जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि यार डायरेक्टली सब्जेक्ट उनका बनता है, लेकिन ज़ाहिर है आप भी तहकीक करते हैं, यूनिवर्सिटी में भी इस पे गौर कर रहे होंगे। इस पे जो है वो आखिर मसला क्या बन रहा है कि हम अच्छा सीड लाने में कामयाब नहीं हो रहे, हमारे इदारे काम नहीं कर रहे, तहकीकात के इदारे हैं, यूनिवर्सिटियाँ में बुनियादी तौर पर तहकीकाती जो है वो काम करती हैं, वहाँ पर कोई कमी आ रही है। माजी में ऐसा भी हुआ कि हमारे जो ब्रीडर थे प्राइवेट,
वो भी काफ़ी सारा इस पे मेहनत कर रहे थे और वो भी बड़ी अक़साम लेके आ रहे थे। वो उनका ये ब्लेम था कि जी वो तहकीकाती इदारे अपने खाते में डाल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा था। वो अचानक खामोशी हो गई। इस पर मैं आपसे जवाब लूँगा, लेकिन एक ब्रेक ले लूँ। हम बात कर रहे हैं कपास पर, और कपास की इस वक्त जो सूरत हाल है वो मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपके पास छोड़ के गया था कि ये अभी ताहिर साहब ने भी बड़ा मेजर कंसर्न का इजहार किया कि कपास का फुटी का वज़न नहीं है और उसकी वजह इनके ख्याल में अच्छे बीज का ना होना है। आपके ख्याल में क्या वजह है इस सारी सूरत हाल में? डॉक्टर साहब, बात ये है, ताहिर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि सीड में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि हम तहकीक कर रहे हैं, इदारे भी तहकीक कर रहे हैं, लेकिन जितनी सडनली चेंजेस आ रही हैं क्लाइमेट की चेंजेस ना, हमारे पास वैसे इतनी रेजिस्टेंस वैरायटी, क्योंकि टाइम लगता है, 5-6 साल लगते हैं एक वैरायटी को डेवलप होने में, तो उसमें जो हमारे इस वक्त वैरायटी मौजूद है फील्ड के अंदर, वो इतनी हीट टॉलरेंस नहीं है। अब मैं उस बात पे आता हूँ कि क्या उसमें वज़न का क्या है, रोल क्या है, उसमें वज़न क्यों नहीं आ रहा। अब जो टॉलरेंट वैरायटी है हीट की, पर्टिकुलर जब हीट वेव आती है, तो जो हमारे इस वक्त जो सडन चेंजेस आई थी, एक बारिशों का सिलसिला आया था, काफ़ी उस वक्त डैमेज हो गई थी क्रॉप, क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल ह्यूमिडिटी लाइकिंग नहीं है ये क्रॉप जो है। उस वक्त ह्यूमिड कंडीशन आई, प्रेशर भी आया, इंसेक्ट पेस्ट का भी आया, लेकिन उसमें सबसे, क्योंकि मैं खुद एक ग्रोअर, मैंने एक ऑब्जर्व किया है, फंगस का प्रॉब्लम भी आया है, काफ़ी पत्ते डैमेज भी हुए हैं। लेकिन हीट की वजह से, जब हीट है, फंगस की इतना प्रॉब्लम नहीं रहा, लेकिन जो क्योंकि खुराक देनी है लीफ ने, पत्ते ने, लेकिन पत्ते इतने टॉलरेंट नहीं थे, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो बॉल को, जो हमारे गोगड़े बन रहे हैं, उसमें खुराक प्रोवाइड कर सकें उसको, उसका फाइबर स्ट्रेंथ नहीं इतना हुआ, वो इतनी, हम उसे कहते हैं कि ये असिमिलेशन नहीं हुई कि खुराक जो पत्ते से बन रही है वो उस फाइबर डेवलपमेंट में नहीं आई उसको। नहीं, तो इसका सबब इसकी वजह से हमारी जो वेट है, वेट बहुत कम नहीं है। ये तो ठीक हो गया, चलें आप इसको आसान लफ्ज़ों में, खुराक उसकी सही नहीं बनी। तो इसका बड़ा सबब जो है वो मौसम है या बीज नाकिस हो रहा है ना? लेकिन वही ना, क्योंकि हमारे पास अभी हीट टॉलरेंट वैरायटी नहीं है। अभी तो दुनिया तो हमें कह रही थी 10 साल से कि भाई तगड़े हो जाओ, आपके पास जो है क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, उसके लिए तैयारी कर लो। तो अभी तो ब्रीडर तसलियाँ हैं, ब्रीडर की तरफ से तसलियाँ हैं। बताएंगे इंशाल्लाह, इसमें भी काम हो रहा है, काफी सारे फैसलाबाद करते हैं। असल में ये मेजर कंसर्न इन्हीं का है जी। सीसीआरआई वाले भी इसमें काम कर रहे हैं, टॉलरेंस साहब, ये सारा मलबा जो है कभी बल्ले बल्ले होती थी ये सीसीआरआई की और कॉटन के रिसर्च के सारे इदारों की, और अब हर तरफ से शोर है कि जी कोई अच्छा बीज नहीं फराम कर रहे, अच्छी वैरायटी नहीं आ रही। तो ये क्या हो रहा है? और ये ख़ास तौर पे हमें ये भी बताइएगा कि ये ताहिर साहब ने जो जिक्र किया है कि कपास का वज़न नहीं आ रहा, फुटी का वज़न नहीं आ रहा, तो इसके क्या असबाब हैं? जी अपना साहब, पहले तो सीड जो है वो मेन फैक्टर है तकरीबन तमाम क्रॉप्स का भी, बशमूलियत कॉटन के। ठीक है, तो हमारा जो सोर्स ऑफ सीड है ना, सोर्स लेने का, वो थोड़ा सा गलत सिमत में चला गया है कि हम जब सीड परचेज़ करते हैं या हमारा ग्रोअर जब सीड लेने जाता है, तो क्या वो किसी रजिस्टर्ड इदारे से लेता है, किसी रजिस्टर्ड किसी इंस्टीट्यूट से लेता है कॉटन? पहले भी जिस अंदाज से ले रहा था ग्रोअर, आज भी वैसे ही ले रहा है। देखें ना आप, इसमें बहुत बड़ा रोल है पड़ा कि अब जो सीड है वो हमारी तमाम पाकिस्तान की नहीं, पंजाब की तमाम मार्केट्स में पहुंच चुका है। वो इतनी मिकदार में नहीं है ना जी। अगर हम ये जो गैर रिवायती निज़ाम है इसका सिलसिला रोक लें तो फिर तो ग्रोअर के पास सीड भी दस्तयाब नहीं होगा। जी जी नहीं, उसमें ये बुखारी साहब कि हम अपना सोर्स जो है ना सीड परचेज़ करने का, वो ठीक कर लें। एक नंबर 2 जो है कि हमारी जो रजिस्टर्ड वैरायटियाँ हैं, जो कि अपने वेरीफाई जो आ चुकी हैं हमारे तमाम ट्रायल्स में, उनको परचेज़ किया जाए। क्योंकि देखें, एक वैरायटी को बनने में 8 से 10 साल लगते हैं। अब हर साल तकरीबन 1-2 वैरायटी CCRI मुल्तान की भी अप्रूव्ड हो रही हैं, और हमारा दूसरा इदारा जो सिंध में ग्रोअर्स की खिदमत के लिए है, CCRI सकरंद, उसकी भी 3 से 4 वैरायटीज़ जो हैं वो अप्रूव्ड हो चुकी हैं। तो क्यों ना हम अप्रूव्ड वैरायटीज़ की तरफ आएँ, ना कि हम
जो मार्केट में जिस नाम काश्तकार से को सेल क्या हो रही एतराज़ है। हो सकता है अप्रूव्ड वैरायटी काश्त ना, क्यों जी ताहिर साहब, आपको क्या एतराज़ हो सकता है? अप्रूव्ड वैरायटी अगर दस्तियाब हो, अच्छे रिलायबल सोर्सेज से दस्तियाब हो, आप तो लेना चाहेंगे। देखिए जी, मैं डॉक्टर साहब ये आज इस हवाले से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमें अब दोबारा नॉन बीटी की तरफ रिसर्च करनी चाहिए। जब से ये बीटी कॉटन आई है ना, हमारे मुल्क की कॉटन तबाह हो गई है। हमें कोई क्या एतराज़ है हमें एक दो स्प्रे ज़्यादा करने में, क्या अगर हमारी यील्ड 30+ में चली जाए। अभी ढाल साहब फरमा रहे हैं कि सोर्स नहीं है। पहले तो ये सोर्स था नॉन पीटी का कि मैंने अपनी कॉटन पिक की, उसे रख दिया, उसके बाद उसे विलाई करवाई, उसी का सीड मैंने ग्रो किया और मैं 35-40 पे चला गया। मैं आपको अपनी ज़ाती एक मिसाल बताऊं कि पिछले दिनों में हफ्ता 10 दिन पहले बड़ा मैं परेशानी की हद तक मैं चला गया। मेरे पास 8 वैरायटीज़ हैं इस वक्त। अच्छा, मैंने उनके 2020 सीड जो है ना वो मैंने लगाए उसकी जर्मिनेशन चेक करने के लिए। आप बिलीव करें कि मैं हैरान हो गया कि उनमें से 7 वैरायटीज़ ऐसी हैं जिनकी 10 to 15% से ज़्यादा जर्मिनेशन नहीं थी। अच्छा। जर्मिनेट ही नहीं किया बीज ने। सिर्फ एक वैरायटी SS32 है जो आगे कहीं 45-50 के करीब। तो ये बीज आपने कहाँ से लिया था? ये बीज मैंने सर्टिफाइड सीड कंपनी से लिए हैं। क्यों जी? सर्टिफाइड राज साहब, है ना, अब ये तो इश्यूज, उसी तरफ बिल्कुल मैं तो ताहिर सीड के साहब- मामले में बड़ा टची हूँ खुद भी। ताहिर साहब ठीक कह रहे हैं। असल में मेरा जो कहने का मकसद ये था कि हमारे जो रिसर्च के इदारे हैं ना, हम उनसे जाके सीड परचेज करें। उनके पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है भाई, वो तो आपको जो है वो कितना बीज फ्राहम कर सकते हैं जिस लेवल पे हम काश्त कर रहे उसको हैं। मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसको हम बेहतर सीड को, बेसिक सीड को लेके काश्त करें। ये तो हम एक गहरी खाई की तरफ जा रहे हैं, ऐसा लगे ऐसे रहा है। हमारी जो सारी टेक्सटाइल है, जिनिंग की इंडस्ट्री है, और फिर साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट का सारा इन्हिसार इसी पर है। अगर इसको हम डबो बैठे अपने हाथों से, ये सारे वो इदारे थे जो अपनी अपनी जगह पर डिलीवर कर रहे थे, और अगर ये सूरत हाल, अभी कोई पाइपलाइन में अच्छी वैरायटीज़ भी मौजूद है क्या? जी बिल्कुल, हमारे ब्रीडिंग डिपार्टमेंट के पास अच्छी वैरायटीज़ हैं। इस साल भी 2 वैरायटीज़ अप्रूव्ड हुई हैं, और सकरंद में भी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि सकरंद में भी CCRI सकरंद में भी वैरायटीज़ 3 से 4 वैरायटीज़ अप्रूव्ड हुई हैं उनकी। तो ये ठीक है कि उस सीड को मल्टीप्लाई करके ज़रा ग्रोअर तक पहुंचाना चाहिए, और इंशाल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएगी कपास। डॉक्टर साहब, ये जो सूरत हाल है ये कोई अच्छी तो नहीं है, मतलब काश्तकार हर तरफ से चीख चिल्ला रहा हो कि मेरे पास अच्छा बीज दस्तियाब नहीं है, फुटी का वज़न नहीं आ रहा। आप उसे इंसेंटिव भी दे दें, आप उसे कहें कि जी आपकी फुटी ख़रीद लेंगे, कोई और सब्ज़ बाग दिखाएं, साल दिखा लेंगे, 2 साल दिखा लेंगे, आखिर उसने लामहला पीछे हट जाना है फिर इसमें। बुखारी साहब, ऐसे है कि जो ना ये सीड जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि पिछले सालों में जो सीड है ना, उसमें पिंक बॉल वर्म का बड़ा प्रॉब्लम था। जो पिकिंग की है हमने उसमें सीड में भी काफ़ी पिंक बॉल का प्रॉब्लम था। जैसे ताहिर साहब फरमा रहे हैं कि वहाँ पे जैसे जर्मिनेशन का प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे, उस वक्त भी डैमेज सीड मौजूद था। अब वही मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब जो न्यू वैरायटीज़ है, डेफिनेटली डिफरेंट इदारे हमारे गवर्नमेंट के वो भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, रेजिस्टेंट वैरायटी पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो वही प्रॉब्लम हम लेके आगे जा रहे हैं वो अभी तक वो हल नहीं हो रहा। जर्मिनेशन का प्रॉब्लम ताहिर साहब कह रहे हैं कि 10 से 20% जर्मिनेशन है। कहाँ वो प्लांट पॉपुलेशन पूरी करेगी? अब फिर इतना ये जो है, मैं इस पे एक वक्फा ले लूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। 2 चीज़ें हैं जिस पे मैं आपसे और जो है डा साहब से भी जानना चाहूँगा। एक तो ये है कि ये जो अभी ताहिर साहब ने जिक्र किया, अगर सर्टिफाइड बीज है और 10% जर्मिनेशन है, इसकी क्या सबब, वजह क्या बन रही है? दूसरा ये पहलू है कि जो एक ताहिर साहब ने उठाया कि अगर हम सर्वाइवल चाहते हैं तो नॉन बीटी की तरफ जाना है, तो इस पे भी आपकी मैं राय जानना चाहूँगा। हम बात कर रहे हैं कपास पर और कपास की सूरत हाल पर। मेहमान हमारे साथ एक्सपर्ट्स के तौर पर मौजूद हैं, उनसे जान रहे हैं कि अब जो कपास की मौजूदा कैफियत है इसमें हमने क्या करना है और किस तरह अपनी मौजूदा कपास को बचाना है। ये जो 2 सवाल थे उसमें से एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मैं जर्मिनेशन का सवाल जो है वो डा साहब से पूछूंगा। ये जो नॉन बीटी की बात कर रहे हैं आप तो, और एक्सपर्ट्स और महक़िक़ क्या समझते हैं कि नॉन बीटी जो है उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता वापस आना, इसके कोई हमें बचाव का हल नज़र आता है या नहीं?
असल में ताहिर साहब की बात ठीक है, हमें थोड़ा सा भी चेंज करना पड़ेगा, हमें नॉन बीटी की तरफ आना पड़ेगा। उसके पोटेंशियल में जब हमारे पास नॉन बीटी एक दो, ताहिर साहब ने कहा कि एक दो स्प्रे ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन उसकी यील्ड भी यानी उसकी पैदावार भी ज़्यादा आया करती थी। उस वक्त नॉन बीटी में बहुत सारे इश्यूज पैदा हुए, इतने इश्यूज पैदा हुए कि बीटी की तरफ हम आए तो हमने सुख का सांस लिया था कि यार ये बड़ा अच्छा हो गया जी, तो बहुत सारी चीज़ों से निजात मिली। उसमें ज़्यादा वही डॉक्टर साहब क्योंकि एंटोमोलॉजिस्ट ने ये बताएंगे कि उसमें इंसेक्ट का प्रेशर उस पर बहुत ज़्यादा था। हाँ। उस टाइम जब बीटी आई थोड़ा सा हमारा जो बॉल वार वगैरह या उसमें जो दूसरी हैं सुंडियाँ हैं वो कम हो गई थी, लेकिन उसके साथ जो हमारे सकेंग हैं जैसे वाइट फ्लाई है, अब ताहिर साहब बताएंगे उसमें बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई उस पर अभी तक फील्ड में मौजूद, उसमें रेजिस्टेंस आगे वो जितनी स्प्रे का वाइट फ्लाई ख़त्म ही नहीं हो रही। उसमें ये प्रॉब्लम उसमें बीटी में आ गई है कि हमारे जो सकेंग इंसेक्ट हैं वो क्यों जी जय साहब, ये एक तो नॉन बीटी का इशू है, दूसरा ये पहले मुझे ज़रूर बताइएगा कि जर्मिनेशन इस हद तक कम हो जाना, वही सर्टिफाइड बीज हैं, वही हैं जिनको हम काश्त कर रहे थे। इसमें सर दो इश्यूज़ हैं जो जर्मिनेशन का इफ़ेक्ट होना है। वो एक तो ये है कि जब हम अर्ली की तरफ आए हैं कि मिड मार्च में या मार्च के फर्स्ट वीक में, तो उस वक्त ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से कि जर्मिनेशन इफ़ेक्ट होती है। जो सेकंड स्टेप है कि जब हम जिस सोर्स से हम सीड ले रहे हैं, क्या वो उसकी पिकिंग पे डिपेंड करता है कि वो सेकंड पिकिंग में या थर्ड पिकिंग में या फोर्थ पिकिंग में वो उसने सीड मल्टीप्लाई करके या सीड आगे दिया है, हमें पहुंचाया है फार्मर तक। क्योंकि जितनी डिले होगा इसमें रेनफॉल इफेक्ट भी है इसकी जर्मिनेशन में, और ख़ुसूसन डस्की कॉटन बग का बहुत बड़ा रोल है इस बीज को नेक्स्ट ईयर के जो है ना उसमें जर्मिनेशन में बहुत बड़ा इशू है, वो है डस्की कॉटन बग का। तो हम इन दोनों चीज़ों से ताहिर साहब ये बार बार डाहा साहब जोर दे रहे हैं कि हमें सर्टिफाइड बीज लेना चाहिए और जो मुसद्दका इदारे हैं उनसे बीज लेना चाहिए। ये इतना मजबूत सिस्टम है कि हमारे सारे फार्मर्स को सर्टिफाइड बीज फराहम कर सके? डॉक्टर साहब जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, जो रिनाउंड कंपनियां हैं, वो सारी फीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड है, ठीक है। उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग होती है, मैं खुद ग्रोअर हूँ, ठीक है। वो सोइंग से लेके और पिकिंग तक हमारी मॉनिटरिंग करते हैं वो, ठीक है ना। वो फर्टिलाइज़र प्लान देते हैं, वो हमें केमिकल एप्लीकेशन का प्लान देते हैं, हमें वो गोडी का ऑफ सीड पौधों का सब प्लान देते हैं। लेकिन असल इशू जो है ना वो डॉक्टर साहब ये है कि हमारा नॉन बीटी में क्या था प्रॉब्लम, उस वक्त सुंडी प्रॉब्लम थी हमारे लिए, सकिंग प्रॉब्लम कभी भी नहीं रहा नॉन बीटी के ऊपर। लेकिन इसके बिल्कुल वाइस वर्सा बीटी के ऊपर हमारी सकिंग नॉन बीटी की निस्बत डबल स्प्रे हो रहे हैं। मतलब जेसिड के लिए मैंने 5 स्प्रे किए हैं, वाइट फ्लाई के लिए मैंने 6 स्प्रे किए हैं, और थ्रिप्स जो हमेशा एक स्प्रे से कवर हो जाता था मैंने 3 स्प्रे किए हैं उसके लिए। हाँ, ये बात है कि नॉन बीटी में इस वक्त अभी ये फरमा रहे हैं ना कि डस्की बाग या पिंक, अल्हम्दुलिल्लाह इस सब पिंक आया ही नहीं है। मैंने तकरीबन 7-8 स्प्रे डर की वजह से, पिछले सालों के डर की वजह से पिंक के एक कवर देता रह गया हूँ। लेकिन बहुत सारे करोड़ ऐसे हैं जो मेरे हमसाए में हैं, उन्होंने एक स्प्रे भी पिंक का नहीं किया, लेकिन उस पर भी पिंक नहीं था। यानी कहने का मकसद ये कि ओवरऑल पिंक नहीं था इस साल। लेकिन अगर आप अपने सकिंग के काम कर लेंगे, हम 2-4 हम स्प्रे सुंडियों के बढ़ा लेंगे, कोई फ़र्क नहीं, हमारी यील्ड तो कम से कम ऊपर जाए ना। ठीक है। ये अगर हम नॉन बीटी की तरफ आना भी चाहें तो मुमकिन है कि हम फौरी तौर पर वापसी का सफ़र शुरू कर सकें? मतलब हम उसके लिए बीज की दस्तयाबी भी है, फार्मर की तैयारी भी है, उसके ज़हन को भी तैयार करना है कि जी आप इस तरफ आएँ, तो ये मुमकिन है? बुखारी साहब मुमकिन है। अभी कुछ काम करें, जैसे हम ट्रिपल जीन्स अब आई है, थोड़ा सा उसमें वीड्स का क्योंकि पहले प्रॉब्लम हुआ करता था, अब ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस वैरायटी आ गई हैं, उसमें वो अब वीड्स का भी इतना प्रॉब्लम नहीं रहा। लेकिन अब अगर उसकी तरफ आएंगे तो मेरा ख्याल है कोई इतना नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। क्या परसेंटेज क्या है जी डॉक्टर साहब इस वक्त बीटी और नॉन बीटी की? देखिए मैं अपना ताहिर साहब की और डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता। हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम ट्रिपल जीन्स पे अब काम हो रहा है, ठीक है, उससे यील्ड में भी बेहतरी आएगी। और अगर हम
नॉन बीटी की तरफ जाते हैं तो बॉल वर्म का बहुत बड़ा इशू रहा है माजी में। आप 2004 से ले लें, 5-6 इन सालों में बड़ा इशू था, सुंडी ने बहुत तबाही की है, निजात मिली। हाँ जी, बीटी बहुत तबाही की है कॉटन की। चितकबरी सुंडी ने बहुत तबाही की है। तो बीटी हमें उन चीज़ों से बचाया है बीटी ने हमें, और हमारे साइंटिस्ट ने इसे बहुत काम किया है। अब 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक सकिंग का और एक च्यूइंग का। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से मैं ताहिर साहब को दावत देता हूं कि सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान तशरीफ़ लाएँ, वहाँ हमारी लाइंस और वैराइटीज़ को देखें। ठीक है कि न्यू लाइंस में साइंटिस्ट ने, ब्रीडर्स ने ऐसी लाइंस भी बनाई हैं जिनके ऊपर सकिंग का अपना अटैक बहुत कम ना होने के बराबर, बॉल वर्म का भी, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि पानी कम से कम। तो ये तशरीफ़ लाएँ, मैं इनको वहाँ डायरेक्टर साहब की मौजूदगी में विज़िट करवाता हूँ। तो मैं, बल्कि मेरा ये क्वेश्चन भी है कि अब तक रिसर्च इदारों के लिए अपना पार्लियामेंट में या सूबाई असम्बली, नेशनल असम्बली में कितनी की बात उठाई गई है। रिसर्च जो है मुल्क की, वो बुखारी साहब चलती है फंड्स पे। बात तो काफ़ी हुई, पिछली गवर्नमेंट में निगरान हुकूमत में भी काफ़ी सारा फोकस था, और आपने देखा कि वो सक्सेस स्टोरी भी बनी ना कि हमने अचानक जो है कपास में बड़ी कामयाबी हासिल की, गंदम में बड़ी अच्छी बम्पर प्राइस होगी, ठीक है ना जी। लेकिन ये इशू और आया था, इशू ये था कि भाई कोऑर्डिनेशन की कमी थी पंजाब और वफाक के इदारों में, तो इसलिए ये थोड़े से मसाइल थे और उसको बेहतर होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। चलें, इस पे ये थोड़ी सी मुतराज़ा बातें हो जाएंगी, उसमें फिर हम टॉपिक से हट जाएंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी हम पिकिंग पे बात करेंगे, लेकिन आप जिक्र कर रहे थे कि मौजूदा फसल को बेहतर रखने के लिए और उससे अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए जो इस कैफियत में है, आप कुछ टिप्स दे रहे थे, वो अब ज़रा बता दें ताकि काश्तकार को आसानी। शुरू में मैंने अपना, ताहिर साहब ने भी बताई कि शुरू में तो कॉटन स्ट्रेस में रही है, ठीक है। अब उस स्ट्रेस से कॉटन बाहर आ गई है, अब उसके ऊपर फ्रूटिंग भी काफ़ी सारी है। तो मैंने एक रिकमेंडेशन दी, मैंने कहा जी 1 to 2 स्प्रेज पिंक बॉलवर्म, गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़ होने चाहिए। तो उसकी वजह यही थी कि फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा है, और जो 14 से 28 दिन का टिंडा होता है, बॉल होता है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है गुलाबी सुंडी से। तो जो हम लॉस पीछे कर चुके हैं, उस लॉस को कवर करने के लिए हम कम से कम 1 से 2 स्प्रे गुलाबी सुंडी के खिलाफ ज़रूर करें, ताकि हम स्टेज पे। जी, इस स्टेज पे। ताहिर साहब तो इससे निगेट कर रहे हैं, वो कहते हैं जरूरत नहीं है। देखिए, उनकी एक अपनी राय है। ठीक है, आपकी राय है कि मेरी राय ये है कि जब उन्होंने खुद ये बताया है कि फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा है ठीक है, और क्रॉप बेहतरी की तरफ है, फ्लावर नहीं है, ठीक है, एक आप कहते हैं कि गुलाबी सुंडी पर 1 या 2 स्प्रे जरूर होने 1 से 2 स्प्रे होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा और रिकमेंडेशन? इसके अलावा जी पिकिंग जो है ना, जो इस वक्त जो स्टेज पे है, तो पिकिंग को हम जितना बेहतर बना सकें, साफ सुथरी पिकिंग करवाएं। पिकिंग में तो बात करते हैं ताहिर साहब, एक पहलू तो इनका है ना कि अगर कहीं अटैक का खदशा है, जैसे आपके इलाके में अगर गुलाबी सुंडी नहीं है तो ठीक है, दैट्स गुड, लेकिन अगर कहीं खदशा है और सूरत हाल ऐसी है तो वहाँ स्प्रे करने में कोई मज़ायका नहीं है। पे बात कर रहे हैं और माहिरीन आपको बता रहे हैं कि आपकी इस वक्त जो फसल है इसको कैसे महफूज बनाना है। ताहिर साहब, आपके पास सवाल छोड़ गया था कि अगर जहाँ खदशा है वहाँ अगर कर दिया जाए स्प्रे तो कोई हर्ज नहीं। डॉक्टर साहब, बात ये है कि तकरीबन 32 ईयर्स हो गए मुझे कॉटन ग्रो करते। एक टाइम वो भी था कि हम देखते थे कि 15 अक्टूबर तक जो वाइट फ्लावर निकल आता था, हम कहते थे ये हमारा कैश है। ठीक है, हम उसकी हिफाजत भी करते थे, उसे पेस्ट कंट्रोल भी करते थे, उसे पानी भी लगाते थे और हर तरीके से हिफाजत भी करते थे। ठीक है। लेकिन अब जो है ना, क्लाइमेटिक चेंज कहें या वैरायटीज़ की वजह कहें कि तकरीबन हर क्रॉप 1 महीना पहले उसकी मैच्योरिटी भी पहले हो गई है, सोइंग भी पहले हो गई है। पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि 15 नवंबर से पहले आप गंदम काश्त करें। अब आप 15 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं गंदम शुरू हो गई है। अब कई जगह मैंने देखी है वो बल्कि 12-13 अक्टूबर से शुरू की हुई है। ठीक है, जहाँ पे है इतना फ्रूट है कि वो छोटे हैं, 14, 18, 20 इनका टिंडा है, तो ज़रूर करना चाहिए। बल्कि खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके पास इतना फ्रूट है, उन्हें तो लाजमी करना चाहिए। लेकिन मैं एक ओवरऑल जो अपने जहाँ मैं अपनी कम्युनिटी में मैंने देखा है, वहाँ पे बिल्कुल टर्मिनेट कर गई है, और अगले 15 से 20 दिनों में अगर यही गर्मी रही तो वो ओपनिंग भी उसकी हो जाएगी। ओके,
अब ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, इस पे हम चुनाई पर बात कर लेते हैं कि वो बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है और उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। एक तो ये बताएं कि ये 1000 रुपये फ़ी मन चुनाई जो है ये काश्तकार पर कितना बोझ है, और एक पहलू आप ही बता सकते हैं कि आप सिर्फ ख़वातीन को ही क्यों इन्वॉल्व करते हैं कि वो चुनाई करें। इसमें अगर मर्द चुनाई करें तो शायद ज़्यादा तेज़ी से करें और वो इफ़ेक्टिव भी ज़्यादा हो। देखिए, जो मेल हमारी मैन पावर है ना, उससे और बहुत सारे काम हैं वहाँ पे करने के लिए। ख़वातीन जो हैं वो जितनी वेले बैठे होते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, या ताश खेल रहे हैं या वो बाराकुटी खेल रहे हैं। डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ख़वातीन के पास एक अल्लाह ने एक पेशेंस भी दिया है, मर्द के पास वो पेशेंस भी नहीं है कि जब हम उन्हें कहते हैं कि आप सुबह 6 बजे से लेके और 3 बजे तक पिकिंग करें और 3 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक सांगलियाँ निकालें और फिर आप घर जाके जाएं, तो मर्द इतना पेशेंस नहीं रखता। ख़वातीन ही हैं या फिर मैकेनिकली से। एक पहलू तो ये भी हो सकता है कि मुआवजा कम देते हैं, वो उसके लिए तो ख़वातीन को ही राज़ी किया जा सकता है कम मुआवजे पे काम करें। देखिए डॉक्टर साहब, जहाँ तक मुआवजे की बात है ना, तो अगर खातून एक पुराना वेट ले 45, 50, 55 किलो डेली अगर वो पिक करे और 1000 रुपये मन के हिसाब से ले, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी हैंडसम वेज लेकिन है। आजकल की सूरत हाल में मतलब उसमें तो काफ़ी कम मुआवजा है। अगर 300-400 रुपये किसी खातून के बनते हैं तो मैच नहीं करता। देखिए अब या तो फिर इसका अच्छा, ये एलिमेंट तो आप मैकेनिकली आप इसे कोई मशीनरी आनी चाहिए जो पिकिंग करे। और जो ख़वातीन पिकिंग करती हैं वो अपने इस काम से सेटिस्फाइड हैं या मजबूरी है और कोई काम है नहीं करने के लिए इसलिए करते हैं? देखिए, जो ख़वातीन है ना वो ओवर द ईयर काम करती हैं। यानी जब मैं कॉटन के हवाले से लेता हूँ कि जैसे ही हमने कॉटन सोइंग की, अभी प्लांट हार्डली मेरे ख्याल में 2-2.5 इंच का होता है, वो थिनिंग पे शुरू हो जाती हैं, वो ख़वातीन के लिए एक अर्निंग है। उसके बाद देखते हैं कि उस पर ईट सीट या गांद का है, या उससे पहले भी प्लांटर पे चौपे लगाती हैं, वो घास वगैरह जो वीडिसाइड हैं उन्हें करती हैं। उसके बाद बहुत से काम है जो ख़वातीन ओवर द ईयर करती हैं। दस्तयाबी है आपके पास चोनियों की या मुश्किल होती जा रही है? बड़ी मुश्किल हो रही है, मैन पावर की बड़ी कमी है इस वक्त ना। अच्छा, हाँ, मैन पावर की कमी है हमारे, तो मतलब जो कम से कम हमें 4 या 5 पिकिंग लेनी चाहिए, हम हार्डली 2 पिकिंग ले सकते हैं क्योंकि मैन पावर नहीं है हमारे पास। फ्यूचर में एक और बड़ा मसला बनकर सामने आएगा अगर हम कॉटन के साथ इसी तरह चलते हैं, तो ये चुनाई का बड़ा इशू बनेगा। क्यों जी डॉक्टर साहब? ये तो जाहिर है अगर हम पिकिंग कम करते जा रहे हैं, फिर लेबर दस्तयाब नहीं है, फिर वो महंगे दामों दस्तयाब है, तो ये सारे बड़े इशूज़ हैं। जी जी, बुखारी साहब ऐसे ही है कि अब ऐसा ऐसा जैसे बुखारी साहब अपना तैयार सा फरमा रहे हैं कि अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम लेबर का है इस वक्त पिकिंग के लिए ना। तो अब जैसे देखें ये पिछले साल जो वीट का हुआ था, सीज़न बहुत लेट हो गया था क्योंकि गिर गई थी, कोई हाथ से उसको हार्वेस्ट करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, तो 1-2 माह पूरी वीट सीज़न लेट हो गया था। तो अब क्योंकि मैकेनिकली जो है वो मशीनरी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, इस वक्त तो कोई अवेलेबल नहीं है। तो इस वक्त आपने सोचना चाहिए कुछ 2-4 मशीनें बनाई तो हैं, लेकिन इसके लिए पिकिंग के लिए कोई कमर्शियल, इसमें एक तो कमर्शियल लेवल पे इश्यूज हैं, क्योंकि फार्मर इसको अडॉप्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोज़गार, जिस तरह ताहिर साहब ने बताया है, बहुत सारे लोगों का रोज़गार जो है वो कॉटन से वाबस्ता है। आप लाएंगे, काश्तकार तो ट्रैक्टर को अडॉप्ट नहीं कर रहा था, फिर ट्रैक्टर आया, फिर ड्रिल को, हाँ, फिर एक चीज़ जो भी आप लाते रहे, हार्वेस्टर का नामो निशान नहीं होता था। हार्वेस्टर आया तो फिर जो है वो जी हमारे पास कॉटन पिकर आया था। अच्छा, उसकी कुछ जो है ना प्रिकॉशनरी मेजर्स थी कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 4 इंच का हो और उसकी हाइट जो है वो 3 फुट तक हो, तो इस तरह यूनिफॉर्म हो एक, और तकरीबन वो ये था कि टोटल बॉल्स ओपन हुए हों। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है ना वो फीमेल ही हैंड पिकिंग करती हैं, और ये इशू है। कहते काबिल अमल नहीं है? नहीं, इस पे है फ्यूचर में अगर इस पे गवर्नमेंट, आपने कॉपी करने की कोशिश नहीं की? नहीं, उसको इतने कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, उसको नहीं कॉपी किया जा सकता था।
ऐसा कौन सी कोई साइंस होगी, चीज़ें तो आपके हाँ, सामने आ गई भाई, कुछ पिकिंग आ रहे हैं मैकेनिकली ऐसे- होगा ना सारा कुछ। जी 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 बुखारी साहब, उसमें कुछ आ रहे हैं पिकर्स ऐसे जो कि कंधे से आप लगा के उसको सकर रहे पे जो पिक कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये वो जो जो ये पिकर आपके पास आया, वैसे इंटरनेशनली इसकी कास्ट क्या होगी अंदाजन? इसकी मेरे ख्याल है जी कोई 2-3 करोड़ तो होगी। अच्छा, वो तो फिर एक मुमकिन फार्मर के नहीं, लिए सिर्फ मुमकिन पिकिंग कैरी नहीं है एक farmer। मुश्किल है। ये ताहिर साहब, जो कंटेमिनेशन का इशू है वो भी बड़ा मसला है, और उसमें हम जो पिकर्स हैं उनको काफ़ी सारा जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ वो जानबूझ के करते हैं, कुछ हो जाता है। तो इसको एड्रेस करने के लिए आप कोशिश नहीं करते? डॉक्टर साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा टेक्सटाइल वालों से कि आप मेहरबानी करें, आप फ़र्क रखें एक अच्छी कॉटन में और एक बुरी कॉटन में। हम तो कहते हैं हम प्रीमियम देते हैं। नहीं, हमने ये देखा है कि जब मार्केट में तेज़ी हो ना, तो आड़ती को, जीनर को, जो ब्रोकर है उसे कुछ नज़र नहीं आता कॉटन में कॉटन पड़ी है, लकड़ियाँ पड़ी हैं, या उसमें क्या पड़ा है। ठीक है, लेकिन जब मंदा हो तो फिर सारी खामियां नजर आती हैं। उसमें मैं ये टेक्सटाइल को कहूँगा, एक तो वो हैंडसम प्रीमियम रखें। अगर वो एक कम से कम इतना फ़र्क हो कि अगर वैसे वो 16,000 रुपये में ले रहे हैं रुई, तो कम से कम 20-22 हज़ार में वो लें, इतना फ़र्क हो तो काश्तकार जाके उसे हौसला मिलेगा, वो भी इस पे कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसमें मतलब बिजनेस के लिए करता है ना हर बंदा, जब एक कॉस्ट इफेक्टिव ही ना रहे। फिर कैसे करेंगे ये डॉक्टर साहब? ये इसके लिए हम बाकी लेबर को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, लेकिन पिकिंग के लिए स्पेशली जो लेबर इन्वॉल्व है उसको कोई ट्रेनिंग देनी तो चाहिए। काश्तकार को कम से कम वहाँ पर कोई एक आध सेशन तो ज़रूर रखना चाहिए ना जी। उसकी फसल है, वो उसकी पिकिंग होने जा रही है, वेस्टेज होती है, कंटेमिनेशन होती है, इसको रोकने के लिए आपके पास कुछ सजेशन है? बिल्कुल, ये ना हमारे जो एग्री एक्सटेंशन वाले हैं उनको बिल्कुल ये अवेयरनेस सेमिनार ज़रूर करना चाहिए एक ना, जहाँ पे ये लेबर मौजूद होती है, ये फीमेल मौजूद होती हैं वहाँ पे, जो उस इलाके के एक्सटेंशन है वाले हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, उनको ये ट्रेनिंग और सेमिनार ज़रूर करवाना चाहिए ताकि वो साफ़ सुथरी विदाउट कंटेमिनेशन जो है हमारे पास कॉटन आ सके। और फिर डेफिनेटली उसमें हमें ज़्यादा इनकम भी ज़्यादा आएगी, डेफिनेटली प्रीमियम देंगे उसके ऊपर जो है। ये जो अभी ट्रेनिंग का मामला है, होनी तो चाहिए ना, कम से कम ख़वातीन वहाँ मौजूद हैं, उनको पता तो होना चाहिए कि पिकिंग कैसे करनी है, क्या करना है, किन चीज़ों पे एहतियात करनी है। इस पे हमारे इदारे ने फोकस किया हुआ है, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट भी है बेटर कॉटन इनिशिएटिव का, जिसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी, तहसील लेवल पे भी और यूनियन काउंसिल लेवल पे भी ख़वातीन को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कपास की चुनाई को बेहतर करें, क्योंकि वो बेहतर होगी तो हमारी ट्रैशेस और कंटामिनेशन से जान खुलासी होगी। और ये बहुत अहम इशू है हमारी कॉटन में, जो ये आ रहे हैं छड़ियों का और ये ट्रैशेस आ रहे हैं। लेकिन आप क्योंकि तहकीकाती इदारा हैं, कभी आपने कोशिश की है भी 4 ख़वातीन हैं और 4 मर्दों से पिकिंग करवा के देखी जाए? तजर्बा करने में तो कोई हर्ज नहीं ना। वहाँ कंटेमिनेशन का इशू क्या किस हद तक रहता है, एफिकेसी किस हद तक है, और वो जो है एफिशिएंट कितने होते हैं, चेक तो करके देखें जी, बस करना चाहिए ये। हाँ, तो आप देखें ना जी, वो फ्यूचर में एक देखना मामले को चाहिए। हमने बिल्कुल ही हवाले किया हुआ है। हो सकता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव लेबर हो, हमारे ये बहुत सारे इश्यूज एड्रेस हो जाए, जी, बिल्कुल। क्विकली हो जाए। क्यों करना नहीं चाहिए साहब, आप इस पे इसमें मैं ये कहूँगा कि ट्रेनिंग की तो कतन कोई ज़रूरत नहीं है। हर खातून जो है वो ट्रेंड है, सिर्फ कॉस्ट का फ़र्क है। अगर मैं 1,000 रुपये देता हूँ तो उस किस्म अच्छा, की चुनेगी, हाँ। उसे 600 रुपये मांग देता हूँ उस हिसाब में, अगर उसे 1,500 रुपये मांग फिर वो दूँ, बेहतर हो जाएगा। तो वो बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।